ओ पगले, कब तक कतरीना कैफ बना घूमेगा? चल आजा क्रिकेट खेलें। तानी ने छोटे भाई को देख कर बोला, जो अपनी मूवी के कैंसिल होने पर उदास था। बस कर रहे शेरी भाई ने देख लिया ना तो मुझे कतरीना और आपको आपदा परवीन बना देंगे। अल्लाह की पनाह, देखते ऐसे हैं जैसे जंगली बेल अपने शिकार को। लो भला मेरा क्या कसूर, आप खुद जाती हैं खेलने। वो जैसे भरा बैठा था। तानी मुसलसल उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, पर वो हारिस ही क्या। अच्छा, और क्या हूँ मैं, मिस्टर लफंटर? इससे पहले तुम्हारी वीआईपी सर्विस करूँ, निकलो। वो गुस्से से बोलता तानी को घूरने लगा। शेरी उनके करीब आया। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। उसने पहले हारिस को एक नज़र देखा, फिर उसकी तीखी नज़रें तानी पर जम गईं। तुम दोनों क्या यहाँ ड्रामा लगा रहे हो? शेरी ने सर्द लहजे में पूछा। तानी ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। शेरी भाई, वो बस हारिस की मूवी कैंसिल हो गई थी तो मैं। शेरी ने तानी की बात काट दी और गुस्से से हारिस को देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी वीआईपी सर्विस करूं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हारिस ने फौरन क्रिकेट का सामान फेंका और बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग गया। तानी परेशानी से शेरी को देखने लगी। शेरी अब सिर्फ तानी को घूर रहा था। उसकी आंखों की चमक तानी को बेचैन कर रही थी। वह आहिस्ता से बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आता कि किससे और कैसे बात करनी चाहिए? शेरी अभी भी तानी को गुस्से और शिद्दत से घूर रहा था। तानी की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, शेरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। तुम्हारा भाई हारिस है। मना किया है ना तुम्हें कि भाई नहीं कहा करो मुझे। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? वो उसे अभी भी घूर रहा था। तानी ने डरते हुए सर उठाया। जी, तानी ने हकलाते हुए कहा। वो घबराहट में कुछ और न कह सकी। मैं घर जाती हूँ, तानी बोली और फौरन उल्टे पांव मुड़ गई। उस तरफ किधर जा रही हो? शेरी ने उसे गलत सिमत जाते हुए देखा तो फौरन बोला। ओह सॉरी, तानी ने बुखलाहट में फौरन रास्ता बदला। उसे एहसास हुआ कि घबराहट में वो घर की बजाय बाहर गली की तरफ मुड़ गई थी। वो फौरन घर की तरफ भागी। शेरी को एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। शेरी वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो जानता था कि तानी उसके डर से भागी है। तानी जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। पता नहीं क्या है, वो मुसलसल बड़बड़ाई जा रही थी। हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। पता नहीं कब इनसे जान छूटेगी। तानी ने झुंझलाहट में आखिरी जुमला कहा और उसी लम्हे उसकी नज़र सामने पड़ी। दीवान खाने के दरवाजे पर उसकी बड़ी अम्मी खड़ी थीं, जिनकी आंखों में शदीद हैरत थी। तानी के अल्फाज उनके कानों तक साफ पहुंच चुके थे। तानी सांस रोककर खड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी अम्मी कोई और नहीं, शेरी की माँ थी। दीवान खाने के दरवाजे पर शेरी की वालदा रेहाना बेगम खड़ी थी। अब क्या कह दिया शेरी ने मेरी बच्ची को? रेहाना बेगम ने फौरन प्यार से पूछा। तानी, जो बेटे को बुरा भला कहने पर डर गई थी, उनकी ये प्यार भरी आवाज़ सुनकर फौरन उनके पास हमदर्दी लेने चली गई। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी का हाथ पकड़ लिया। ताई अम्मी, तानी ने शिकायत की, इन्हें जहाँ मुझे डांटने का मौका मिलता है वहीं शुरू हो जाते हैं और ऐसे घूरते हैं मुझे जैसे अभी आंखों से जला देंगे। और वो अभी और कुछ कहने ही लगी थी कि पीछे से समीरा बेगम यानी कि तानी की अम्मी आ गईं। लड़की, तुम भी तो बचपना ख़त्म नहीं कर रही हो, अभी भी हारिस के साथ लगी रहती हो, सारा दिन आवारागर्दी। समीरा बेगम ने हल्की सी झुंझलाहट से कहा। अम्मी आप भी ना, तानी ने समीरा बेगम को देखकर मायूसी से कहा। ना करो समीरा, आ जाओ मेरी बच्ची। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी को अपने गले लगा लिया। अभी आने दो उस लड़के को, मैं बताती हूँ उसे। तानी ने ताई अम्मी के गले लगकर समीरा बेगम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी सुकून की झलक थी कि कम से कम कोई तो उसके साथ है। रेहाना बेगम ने उसे प्यार से गले लगाकर तसल्ली दी थी। तानी कुछ देर पहले की बदमज़गी भूल चुकी थी। वो अपने कमरे में हारिस के साथ लूडो खेल रही थी। हारिस की बारी थी और वो डाइस फेंकने वाला था। तानी हंसते हुए उसे छेड़ रही थी। अरे तुम तो फिर फंस गए, आज तो मैं ही जीतूंगी। नहीं नहीं, हारिस ने जोश से डाइस फेंका। ये देखें छक्का। तानी ने मुंह बिसोरा। ओहो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तानी, तुम्हें शेरी बुला रहा है, समीरा बेगम की आवाज़ बाहर से आई। तानी का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। वो फौरन लूडो बोर्ड से उठी। अब क्या हो गया, मैंने अब क्या कर दिया? उसने धीमी आवाज़ में हारिस से पूछा, मगर उसकी आंखों में खौफ साफ था। वो डरते डरते ड्राइंग रूम में गई।
शेरी एक सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी। तानी को देखकर उसने हल्का सा सर उठाया। जी शेरी भाई, तानी ने नरमी से कहा। उसकी नजरें नीचे ही थीं। शेरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में घूरा। तुम अम्मी से मेरी शिकायत कर रही थी? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि तानी को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। तानी का रंग फक पड़ गया। उससे याद आया कि उसने ताई अम्मी से क्या कहा था। उसने सच बोलने की बजाय बात घुमाने की कोशिश की। कौन सी शिकायत? मैंने तो। शेरी की आंखों की गहराई में एक चमक आई। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, घूरता हूँ, ये भी कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। शेरी ने वही अल्फाज दोहराए जो तानी ने बड़बड़ाते हुए कहे थे। क्या ये सच नहीं है तानी? आई एम सॉरी, तानी ने फौरन मुंह बिसोर कर बेचारगी से कहा। वो तो बस मैं गुस्से में कहती हुई आ रही थी तो उन्होंने सुन लिया और फिर उन्हें पता चल गया। शेरी ने अपना एक बाजू सोफे की पुष्ट पर रखा और उसे गौर से देखता रहा। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे जान छुड़वानी है? उसने आहिस्तगी से पूछा। तानी के हलक से कोई आवाज़ न निकल सकी। वो नफ़ी में सर भी न हिला सकी क्योंकि उसे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है। शेरी ने एक लंबी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सर्द गुस्सा था। मैं बताता हूँ तुम्हें। वो तानी की तरफ झुका। तुम्हारी मुझसे जान छूटेगी, ये तो तुम भूल ही जाओ अब। ये कहकर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। तानी ने उसकी बात की संगीनी पर गौर करने के बजाय उसके जाने का शुक्र अदा किया। एक गहरा सांस लिया और फौरन वापस अपने कमरे की तरफ भागी और हारिस के साथ दोबारा लूडो खेलने में मगन हो गई। शेरी के अल्फाज की धमकी उसके जहन के किनारे पर भी नहीं टिक पाई। तानी और शेरी रिश्ते में कज़न थे। दोनों फैमिलीज एक साथ रहती थीं और रिश्तों में बहुत कुर्बत थी। तानी के होश संभालने से पहले जब वो दोनों बच्चे थे तभी बड़े बुजुर्गों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था। ये खानदानों के दरमियान एक पुराना वादा था जिसे निभाने के लिए सब मुत्तफिक थे। उस वक्त के बाद से खानदान के बड़ों ने ये फैसला किया कि वो इस बात को तानी से राज रखेंगे। उनका ख्याल था कि मुनासिब वक्त आने पर, यानी तानी की तालीम मुकम्मल होने या वो मज़ीद समझदार होने पर उसे इस बारे में बताया जाएगा। उनका मकसद तानी को किसी भी किस्म के जज्बाती दबाव या परेशानी से दूर रखना था। शेरी को हमेशा से इस रिश्ते के बारे में इल्म था। बड़ों ने उसे बचपन से ही समझा दिया था कि तानी सिर्फ उसकी है। यही वजह है कि शेरी, जो तानी से उम्र में बड़ा भी था, खुद को तानी का मुकम्मल मुहाफिज और मालिक समझता था। उसका शदीद और काबिज रवैया इस वादे का नतीजा था, जिसके बारे में तानी को ज़रा भी खबर नहीं थी। तानी की नज़र में वो सिर्फ एक सख्त मिजाज कज़न था, जबकि शेरी उसे अपनी होने वाली शरीका हयात समझता था, जिस पर किसी और का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। तानी अपनी माँ समीरा बेगम के सामने खड़ी थी, जो किचन में शाम की चाय की तैयारी कर रही थीं। तानी के चेहरे पर इल्तिजाई तासुरात थे। अम्मी प्लीज़, बस एक बार, तानी ने इसरार किया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ज़ारा की मंगनी है आज, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। समीरा बेगम ने चाय का पानी चूल्हे पर रखा और तानी की तरफ देखा। नहीं तानी, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम जानती हो आजकल वक्त कितना ख़राब है। तानी ने मुंह बनाया। अम्मी, मैं कोई बाहर की गली में नहीं जा रही। हॉल बुक करवाया है उन्होंने और सारे जानने वाले होंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी क्या मतलब? समीरा बेगम ने सख्ती से कहा। मंगनी रात गए ख़त्म होती है। कौन तुम्हें लेने जाएगा और कौन तुम्हें वापस छोड़ने आएगा? तुम्हारे अब्बा ऑफिस से देर से आएंगे और हारिस तो अभी बच्चा है। तानी की उम्मीद टूटने लगी। अम्मी, मैं खुद आ जाऊंगी या ज़ारा के भाई मुझे ड्रॉप कर देंगे। समीरा बेगम फ़ौरन गुस्से में आ गई। बस, कोई ज़रूरत नहीं किसी गैर मर्द के साथ रात को वापस आने की। मैंने कहा ना, नहीं। तानी मायूसी से ज़मीन देखने लगी। फिर उसने आखिरी कोशिश की। प्लीज़ अम्मी, सिर्फ 2 घंटे प्लीज़। उसने समीरा बेगम का हाथ पकड़ लिया। समीरा बेगम ने कुछ देर सोचा। वो अपनी बेटे की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अच्छा ठीक है, वो एक शर्त पर राज़ी हुई। शेरी से पूछती हूँ, अगर वो फारिग हुआ तो मैं उससे कहती हूँ कि वो तुम्हें ले जाए और वापस ले आए। वो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेगा तो तुम्हें जाने की इजाज़त मिल जाएगी। ये सुनकर तानी के चेहरे पर उलझन और फिर परेशानी के मिले जुले तासुरात आए। शेरी, उसके साथ मंगनी पर जाना? उसकी सांस रुक गई। समीरा बेगम ने उसे देखा। क्या हुआ, अब क्यों चुप हो गई हो? कुछ नहीं, तानी ने जल्दी से कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस तैयार होकर आती हूँ। वो वहाँ से फ़ौरन भाग गई क्योंकि वो जानती थी
कि उसकी खुशी की कीमत अब शेरी की मिल्कियत के एक और दिन में चुकाना पड़ेगी। तानी ने फिरोजी रंग का खूबसूरत लिबास पहना था और हल्का सा मेकअप किया था। वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आई तो समीरा बेगम ने उसे फ़ौरन शेरी के पास भेज दिया, जो पहले ही तैयार बैठा था। शेरी, ये लो तानी, इसे छोड़ आओ और देखना इसे वक्त पर वापस ले आना, देर ना करना, समीरा बेगम ने उसे ताकीद की। शेरी ने पलटकर तानी को देखा। तानी के कदम डगमगा गए। शेरी की आंखें, जो आमतौर पर गुस्से से भरी होती थीं, अब सिर्फ हैरत से खुली रह गईं। वो एक लम्हे के लिए अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सका। तानी हमेशा ही प्यारी लगती थी, मगर आज उसकी तैयारी, उसकी चमक शेरी को उसके बचपन के वादे और भी शिद्दत से याद दिला रही थी। तानी ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका लीं। चलें शेरी भाई। शेरी को होश आया। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा और बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तानी उसके पीछे खामोशी से चल पड़ी। गाड़ी के करीब पहुंचकर शेरी ने बगैर कुछ कहे ड्राइविंग सीट की बजाय मुसाफिर की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। तानी हैरत से उसे देखती रही। वो आम तौर पर ये छोटे से आदाब नहीं निभाता था। तानी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। शेरी दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से अपनी सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही। शेरी के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी और वो बार बार साइड मिरर में तानी का चेहरा देख रहा था। आखिरकार उसने खामोशी तोड़ी, मगर उसकी आवाज़ में नरमी की बजाय पुराना तीखापन था। इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? शेरी ने उसे देखे बगैर सड़क पर नज़रें जमाए हुए पूछा। तानी हैरान हुई। क्या मतलब? मेरी दोस्त की मंगनी है। मैं? शेरी ने उसकी बात काटी। ये तुम्हारी मंगनी नहीं है, ये तुम्हारी दोस्त की मंगनी है। तो फिर इतना ज़्यादा तैयार होने की क्या ज़रूरत थी कि लोग तुम्हें ही देखते रहें? उसकी आवाज़ में छुपी हुई मिल्कियत साफ महसूस की जा सकती थी। बैंक्वेट के अंदर दाखिल होते ही तानी ने सुकून का सांस लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शेरी से थोड़ा आगे निकल गई। शेरी ने उसे तेज़ी से आगे बढ़ते देखा तो एक कदम पीछे ही रहा। हॉल रोशनियों और लोगों से भरा हुआ था और हल्की मौसीकी गूंज रही थी। तानी फौरन अपनी दोस्त ज़ारा को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। दोनों सहेलियां ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं और बातचीत में मगन थीं। तानी का फिरोज़ी लिबास हॉल की रोशनी में खासा नुमायां था और उसका हंसता हुआ चेहरा सबकी तवज्जो खींच रहा था। शेरी ने एक कोने में जगह बना ली। वो एक मूर्त की तरह बैठा, मगर उसकी नज़रें सिर्फ तानी पर जमी हुई थी। तानी अपनी दोस्त के साथ गपशप में मसरूफ़ थी। हर बात पर उसकी हंसी और चेहरे के तासुरात दिलकश थे। अचानक शेरी की आंखें तानी पर से हटकर एक तरफ खड़े दो नौजवान लड़कों पर गई। वो दोनों तानी की तरफ देख रहे थे और आपस में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। उनके चेहरों पर नामुनासिब मुस्कुराहट थी। शेरी ने गौर किया तो एक लड़के ने दूसरे को कोहनी मारी और सरगोशी की। यार देख, ये तुम्हारी भाभी है। ये सुनना था कि शेरी के अंदर आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। वो अपनी जगह से उठा और तेज़ी से उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा। तुम दोनों, शेरी की आवाज़ नीची मगर सख्त थी, जिससे दोनों लड़के सहम गए। शेरी ने उन्हें आंखों से घूरा। अगर तुम लोगों ने अपना रवैया ठीक न किया या दोबारा उस तरफ देखा तो नताइज के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ये मत भूलना कि तुम कहाँ खड़े हो। उसने उन लड़कों को मज़ीद कुछ कहने का मौका नहीं दिया और फ़ौरन पलट गया। लड़के खौफजदा होकर एक दूसरे से दूर हट गए। शेरी तानी की तरफ गया, जो अभी भी बातों में मगन थी। चलो तानी, उसने सख्त लहजे में कहा। बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। तानी हैरान रह गई। मगर शेरी भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं सिर्फ 10 मिनट। शेरी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में वो गुस्सा था जो उसने अभी लड़कों को दिखाया था। मैंने कहा चलो। तानी को फ़ौरन हारिस की बात याद आ गई, जंगली बैल। वो फ़ौरन चुप हो गई। उसने ज़ारा से जल्दी में माजरत की और शेरी की तरफ पलटी। जैसे ही तानी शेरी के करीब आई, शेरी ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। ये क्या तरीका है? उसने सख्त लहजे में पूछा। दुपट्टा ठीक से लो, हर कोई तुम्हें ही घूर रहा है। तानी ने शर्मिंदा होकर अपना दुपट्टा जल्दी से कंधों पर सेट किया। शेरी ने उसे सख्ती से पकड़कर हॉल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। शेरी और तानी खामोशी से अंदर दाखिल हुए। शेरी के चेहरे पर अभी भी वही सख्त और नाखुशगवार तासुरात थे, जबकि तानी का चेहरा उतरा हुआ था और इसकी सारी खुशी गायब हो चुकी थी। इन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर समीरा बेगम हैरान हुई। वो ड्राइंग रूम में ही बैठी थीं। तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? समीरा बेगम ने तानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर फ़ौरन सवाल किया। शेरी ने एक खुश्क लहजे में जवाब दिया। मुझे कुछ ज़रूरी काम था।
मैं तानी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये कहकर वो इजाज़त लिए बगैर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। तानी ने मुंह बनाकर गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा, जिसके साथ भेजा था तो ये तो होना ही था। उसने बामुश्किल ये जुमला कहा और बगैर किसी वजाहत के तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह से ही तानी का मूड ख़राब था। वो सारा दिन घर में खामोश और बुझी सी रही। ज़ारा की मंगनी से उसे जल्दबाजी में वापस लाने का गुस्सा अभी भी उसके अंदर खोल रहा था। शाम के वक्त तानी कुछ किताबें लेकर लाउंज से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर थकावट और एक दबी हुई झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। वो अपना गुस्सा किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, बस खुद को कमरे में बंद कर लेना चाहती थी। ठीक उसी वक्त शेरी सीढ़ियां उतरकर लाउंज में दाखिल हुआ। वो हमेशा की तरह संजीदा और सर्द तासुरात लिए हुए था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर तानी पर मरकूज थीं। वो गुज़िश्ता रात की तानी की मायूसी को नोट कर चुका था और वो देख रहा था कि आज वो कितनी खामोश है। तानी ने उसे देखा तो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि वो उसकी नज़रों से दूर हो जाए। वो शेरी से बात करना या उसके करीब खड़े होना भी नहीं चाहती थी। रुको, शेरी की भारी आवाज़ ने उसे रोक दिया। तानी के कदम वहीं जम गए जहां वो थी। उसने कमरे की तरफ मुड़ने की बजाय सहम कर पीछे मुड़कर शेरी को देखा। वो किताबें उसके हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई थीं। शेरी उसके करीब आया। उसके चेहरे पर मामूल का सख्त गुस्सा तो नहीं था, मगर एक सवाल और हल्की सी बेचैनी थी। कल रात की वजह से इतनी नाराज़ हो? शेरी ने धीरे से पूछा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना तानी? तानी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब शेरी ने सख्ती के बगैर उससे इस तरह का कोई सवाल किया था। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। सच बोले तो शायद वो दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, और झूठ बोले तो वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मुझे, तानी ने हकलाते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था शेरी भाई। मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ वक्त और गुजारना चाहती थी, मगर आप। उसने बात अधूरी छोड़ दी। शेरी ने गहरी सांस ली। उसने दीवार पर टेक लगाया और उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए कहीं और जम गईं। मगर मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी थी, और हाँ, वहाँ कुछ लोग थे जो तुम्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। तानी का दिल जोर से धड़का। उसका चेहरा परेशानी से सफ़ेद हो गया। शेरी ने उसके तासुरात देखे तो उसकी आवाज़ में फिर से हल्का सा काबिज लहजा आया। तुम्हें नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है तानी। तुम इतनी मासूम हो, और ये दुनिया। उसने बात काट दी और उसकी तरफ मज़ीद झुका। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए वहाँ था, और मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर तानी ने एहतजाज करना चाहा। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, और ज़ारा के भाई भी तो थे वहाँ। कोई कुछ नहीं करता मुझे। शेरी की आंखों में पुराना गुस्सा फिर से चमकने लगा। उसने हल्का सा ठट्ठा लगाया। उन गैर मर्दों की मौजूदगी मुझे सुकून नहीं दे सकती तानी, सिर्फ मैं। उसने अचानक अपने आप को रोका। बस ज़्यादा बहस मत करो। मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। उसने अपना लहजा फिर से सख्त कर लिया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वो बहुत ज़्यादा नरमी दिखा रहा है। और याद रखो, शेरी ने तानी की आंखों में घूरते हुए कहा, जो मैं कहता हूँ वो होता है। ये तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी मुझसे जान छूटेगी, बल्कि तुम मेरे करीब रहोगी और सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करोगी। अब जाओ और आराम करो। ये कहकर उसने अपना गुस्सा और अपना मिल्कियत का जज्बा दोनों एक जुमले में लपेट दिए और लाउंज से निकलकर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तानी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में खौफ और उलझन का मिला जुला तासुर था। वो इस बात पर हैरान थी कि शेरी ने थोड़ी देर के लिए मुआज़रत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उसने अपनी सारी शिद्दत और धमकी फिर से लौटा दी। वो किताबों को सीने से लगाए खड़ी थी। उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तुम मेरे करीब रहोगी और सिर्फ मेरे लिए तैयार हुआ करोगी। अगली शाम दोनों ख़ानदान हमेशा की तरह खाने की मेज़ पर एक साथ जमा थे। रेहाना बेगम ने मज़ेदार खाना बनाया था और हल्की फुल्की बातों का सिलसिला जारी था। तानी और हारिस भी साथ बैठे थे, मगर तानी के जहन में अब भी कल की परेशानी और शेरी की बातें गूंज रही थीं। शेरी भी वहाँ मौजूद था। उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा पुरसुकून मगर संजीदा था। कासिम साहब, शेरी के वालिद, और रहीम साहब, तानी के वालिद, और कासिम साहब के छोटे भाई आमने सामने बैठे थे और सियासी हालात पर हल्की फुल्की बहस कर रहे थे। खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था जब शेरी ने अपना चमचा नीचे रखा और गिलास उठाकर एक गहरा घूंट लिया। अब्बा, शेरी ने अपने वालिद कासिम साहब को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ गहरी और फैसलाकुन थी।
मैं शादी करना चाहता हूँ। शेरी के ये अल्फाज सुनकर मेज़ पर बैठे हर शख्स ने चौंक कर उसे देखा। समीरा बेगम और रेहाना बेगम के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें इस बात की तवक्को थी। हारिस ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। तानी के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा और उसका रंग उड़ गया। वो सहम कर अपनी जगह पर बैठ गई। ये क्या कह रहे हैं? उसने धीमी आवाज़ में खुद से कहा। कासिम साहब ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए अपने भाई रहीम साहब की तरफ देखा। वाह क्या बात है। फिर वो शेरी की तरफ पलटे और हल्के से मुस्कुराए। लड़की का इंतखाब तो पहले ही हो चुका है। इस पर रहीम साहब ने भी खुशी से सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे शेरी बेटा, बस तैयारी शुरू करो। तानी के दिमाग में घंटियां बज उठीं। ये सब क्या हो रहा है? वो शेरी की तरफ हैरत और खौफ से देखने लगी। वो किस लड़की की बात कर रहे हैं? तानी ने खुद को चुप रहने पर मजबूर किया और उनकी बात सुनने लगी। रहीम साहब ने अचानक कुछ याद करके कहा, मगर शेरी बेटा, एक मसला है। तानी अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? इस एक नाम ने तानी के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ा दी, जैसे उसके कानों में रेत भर गई हो। तानी, क्या वो वाकई इसकी बात कर रहे थे? उसने बेयकीनी से अपने वालिद को देखा, फिर शेरी को। शेरी ने फौरन जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरा यकीन और इत्मीनान था। चचा जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तानी की तालीम में ज़रा भी रुकावट नहीं डालूंगा। वो शादी के बाद भी जहाँ चाहे जब तक चाहे पढ़ेगी। ये सुनकर तानी के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसने फौरन दोनों हाथ मेज़ के नीचे भींच लिए। उसका सांस गले में अटक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये कैसे मुमकिन था? वो लोग इतने आराम से, इतनी आसानी से उसकी शादी की बात कर रहे हैं और उसे खबर तक नहीं। रेहाना बेगम ने प्यार से तानी के सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? शर्मा गई? हम सब तो पहले ही चाहते थे कि दोनों का घर बस जाए। तानी ने डरते हुए शेरी की तरफ देखा, जिसकी आंखें तानी पर जमी हुई थीं। उन आंखों में वही काबिज चमक थी जो रात उसने देखी थी। अम्मी, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? तानी समीरा बेगम के कमरे में बैठी आंसुओं से लड़खड़ाती आवाज़ में अपना एहतजाज कर रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो इस सदमे को हजम नहीं कर पा रही थी जो इसे मिला था। मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी, और वो भी उस इंसान से जिसके साय से भी मैं भागती हूँ, तानी ने रोहानसी होकर कहा। समीरा बेगम जो बिस्तर पर तानी के करीब बैठी थी, उसे समझाने की कोशिश की। क्या हो गया है तानी तुम्हें? अच्छा देखा भाला लड़का है, सामने ही पला बढ़ा है, इससे ज़्यादा किस पर भरोसा कर सकते हैं हम अपनी बेटी के मामले में? अम्मी, मैं नहीं कर सकती उनसे शादी, प्लीज़, तानी ने तकरीबन लड़खड़ा कर कहा। मैंने जितनी गलतियाँ की हैं अभी तक, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा ना दें मुझे। तानी किसी हाल में राज़ी नहीं थी। समीरा बेगम के चेहरे पर थोड़ी सी नाराज़गी और सख्ती आ गई। तानी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। माँ बाप कब अपनी बेटियों का बुरा चाहते हैं, और भाभी तुम्हें कितना प्यार करती हैं। अम्मी, लेकिन रहना तो उनके बेटे के साथ है ना मैंने, तानी रोते हुए बोली। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैं उनके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी अम्मी। समीरा बेगम ने गहरी सांस ली और उसके हाथ अपने हाथों में लिए। अरे पगली, ये सब एक वक्त तक होता है, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। वो तो बस तुम्हारा ख्याल रखता है, इसलिए सख्ती करता है। उसे देखना कि शादी के बाद कैसे तुम्हारा ख्याल रखेगा। और बेटा, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। ये हमारा वादा है जिसे हमें निभाना है। वादा? तानी ने अपने चेहरे से हाथ हटाए और हैरत से समीरा बेगम को देखा। मुझे कभी किसी ने बताया क्यों नहीं? तुम्हें हमने इसलिए नहीं बताया कि तुम पर कोई दबाव ना पड़े और तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, समीरा बेगम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। और बेटा, हम सब हैं तुम्हारे साथ, समीरा बेगम ने हतमी लहजे में कहा, जैसे अब इस मौजू पर कोई बहस नहीं होगी। उन्होंने तानी को मजबूती से गले लगा लिया, मगर तानी के दिल में अभी भी खौफ का तूफान बरपा था। उसे अब ये बात समझ आ रही थी कि शेरी का काबिज रवैया इस पर दरअसल कहाँ से शुरू हुआ था। कुछ दिन बाद घर वालों ने मोहब्बत से दुआए खैर की एक सादा और निजी तकरीब का एहतमाम कर लिया था, ताकि इस रिश्ते को बाकायदा शक्ल दी जा सके। घर का लाउंज हल्की रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था। एक धीमी पुरसुकून खुशबू फैली हुई थी। तानी अपने कमरे में तैयार खड़ी थी। उसने हल्का गुलाबी रंग का लिबास ज़ेब तन किया था, जिसमें वो निहायत हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, मगर उसकी आंखों की रौनक गायब थी। वो शीशे में खुद को देख रही थी, मगर उसका जहन कहीं और था। एक वादा, बस एक वादा, वो बड़बड़ा रही थी।
और मेरी पूरी ज़िंदगी का फैसला हो गया। उसके दिल में एक शोर बरपा था। एक तरफ माँ की मोहब्बत और वादे को निभाने का दबाव था और दूसरी तरफ शेरी का काबिज़ गुस्सा और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का खौफ। हर चीज़ उसे खौफज़दा कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। समीरा बेगम मुस्कुराती हुई अंदर आईं। मेरी बच्ची तो आज बहुत ही प्यारी लग रही है। उन्होंने प्यार से तानी के गाल थपथपाए। चलो बेटा, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तानी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। हालांकि वो एक ही घर में रहते थे, मगर आज वो रस्मी तौर पर दुल्हन बनकर उससे मिलने जा रही थी। अम्मी, तानी ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं अभी थोड़ा सा और रुक सकती हूँ। समीरा बेगम ने उसके चेहरे की परेशानी को भांप लिया। अब क्या हुआ? क्यों डर रही हो? उन्होंने मोहब्बत से उसे हौसला दिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और देखो, तुम्हारा होने वाला शरीक हयात भी तो तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर तैयार होकर आया होगा। शेरी, इस नाम के आते ही तानी का दिल डूब गया। उसका सबसे बड़ा मसला ही यही था। वो अपने वालिदैन और रेहाना बेगम का सामना कर सकती थी, मगर शेरी का नहीं। अम्मी प्लीज़ आप चलें, मैं बस 1 मिनट में आई। तानी ने मिन्नत की। समीरा बेगम ने ज़्यादा जोर नहीं दिया और मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। वो उसकी तीखी और फातिहाना आँखों का सामना नहीं कर सकती थी, जो उसे ये एहसास दिलाएंगी कि वो आखिरकार उसकी हो रही है। उसे पता था कि वो नीचे जाएगी और शेरी उसे देखेगा। उसकी खामोशी में भी 1000 बातें होंगी और हर बात में उसकी मिल्कियत झलकेगी। तानी ने गहरी सांस ली। उसके अंदर बेबसी थी। उसने मजबूती से अपनी मुट्ठी बंद की। एक लंबा सांस लिया और दिल पर पत्थर रखकर धीरे से कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। नीचे जाने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तानी ने डरते डरते लाउंज में कदम रखा। सबकी नज़रें उस पर थीं। लाउंज की पुरसुकून फिज़ा में उसके दिल की धड़कन उससे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वो नज़रें झुकाए कदम कदम चलती उनकी तरफ बढ़ी। शेरी वहीं बैठा था, बिल्कुल सामने। उसने तानी को अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखें तानी के लिबास और उसके हर अंदाज पर जमी हुई थी। वो उस पर से एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटा रहा था, जैसे वो अब भी यकीन कर रहा हो कि वो वाकई उसकी बनने जा रही है। जैसे ही तानी उनके करीब पहुंची, रेहाना बेगम ने फ़ौरन उठकर उसे प्यार से गले लगा लिया। मेरी प्यारी बच्ची, आज तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही है। उन्होंने भरपूर मोहब्बत से तानी की पेशानी पर बोसा दिया और दुआ दी। रेहाना बेगम की मोहब्बत तानी को थोड़ी सी तसल्ली दे गई, मगर वो अब भी घबराई हुई थी। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। रेहाना बेगम ने तानी का हाथ पकड़ा और उसे शेरी के बिल्कुल साथ सोफे पर बिठा दिया। तानी का जिस्म सोफे पर बैठते ही थरथरा गया। शेरी की मौजूदगी उसके इतने करीब थी कि उसे शेरी के परफ्यूम की महक महसूस हो रही थी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। जितना मुमकिन हो सकता था वो शेरी से दूर होकर बैठी। उसकी नजरें मुस्तकिल नीचे जमी हुई थीं। उसमें किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी। जब सब बुजुर्ग रस्मी बातों में मशगूल थे और घर का माहौल एक जज्बाती खुशी में डूबा हुआ था, तो शेरी ने अपना सर हल्का सा तानी की तरफ झुकाया। वो इतना करीब हो गया था कि तानी का सांस रुक गया। शेरी ने इंतहाई धीमी, गहरी और पुरएतमाद आवाज में बिल्कुल उसके कान के पास सरगोशी की। वेलकम टू माई लाइफ, टू बी माई वाइफ। शेरी के ये अल्फाज तानी के कानों में गूंज गए। उसके जिस्म पर सर्द लहर दौड़ गई। तानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो साख्त बैठी रही। उसका चेहरा बेतासुर था, मगर अंदर एक तूफान मचा हुआ था। शेरी ने तानी की तरफ देखा। उसके चेहरे की घबराहट, उसकी खामोशी को महसूस किया। उसके होठों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैली, जैसे उसने अपना सबसे कीमती इनाम हासिल कर लिया हो। दुआ खैर की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। बुजुर्गों ने दुआएं देकर तानी को मुबारकबाद दी और वो अब अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसका दिल अभी भी शेरी की सरगोशी के असर में था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर उसके सारे माहौल से दूर जाना चाहती थी। जब वो दलान से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और उस बात से मुतमईन हुई कि कोई आसपास नहीं है, तो एक मजबूत हाथ ने अचानक उसका बाजू थाम लिया। तानी का दिल यकदम से धक से रह गया। उसने घबरा कर मुड़ कर देखा। ये शेरी था। वो खामोशी से उसके पीछे आ गया था और उसका हाथ नरमी से पकड़ा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं शेरी भा? तानी ने हकलाते हुए कहा, मगर भाई का लफ्ज़ हलक में ही रुक गया।
پلیز مجھے جانے دیں، اس نے دھیمی منت بھرے لہجے میں کہا۔ شیری نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں تانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم مجھے کیوں نظر انداز کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اس وقت نہ تو غصے والی تھی اور نہ ہی سرد، بلکہ اس میں ایک عجیب سی سنجیدہ طلب تھی۔ نہیں کر رہی، تانی نے سرگوشی کی۔ اس نے ہمت کی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شیری کی گرفت نرم ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی۔ میں تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ شیری نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی جو تانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ شیری نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ پلیز، تانی نے تقریباً بے بسی سے درخواست کی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کا عالم تھا۔ شیری نے تانی کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شیری نے بالکل نرم لہجے میں کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور پھر ایک دم ہاتھ چھوڑ دیا۔ تانی کو آزادی ملتے ہی کمرے کی طرف بھاگنا چاہا۔ تانی کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی کہ شیری اسے اس طرح چھیڑے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ یہ ایک نیا روپ تھا جو اس نے شیری کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تانی نے ایک سیکنڈ کے لیے مڑ کر شیری کو دیکھا جو ابھی بھی وہاں کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ وہ اندر سے بالکل تیار نہیں تھی کہ اس رشتے کو قبول کرے۔ اسے یہ سب ختم کرنا تھا۔ تانی نے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ امی یا ابا اس کی بات نہیں سنیں گے۔ اسے اب خود شیری سے بات کرنی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے شیری کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور شیری اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹیں تھیں جو اس کی پوری توجہ کا اظہار کر رہی تھیں۔ تانی کی موجودگی اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ جب تانی دروازے کے قریب کھڑی ہوئی تو شیری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت آئی۔ تانی نے گہرا سانس لیا اور فوراً بات شروع کی۔ اس کی آواز میں خوف ضرور تھا مگر پختگی بھی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ الفاظ سن کر شیری کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا اور اٹھ کر تانی کی طرف بڑھا۔ کمرے کا پرسکون ماحول ایک دم تھم گیا۔ تمہاری مرضی سے اب کچھ فرق نہیں پڑتا تانی۔ شیری کی آواز گہری اور سرد تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دے رہا۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ شیری نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ مجبور؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ بس انتظار کرو اور دیکھو۔ اس نے ایک قدم اور تانی کے قریب لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میں اب گھر والوں سے بات کروں گا کہ اگلے مہینے ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی جائے۔ میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ شیری کے الفاظ تانی کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھے۔ اگلے مہینے نکاح؟ اس کے خوف میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ پلیز، تانی نے روحانسی ہو کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ شیری، رک جائیں آپ ایسا۔ شیری نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور تانی کو اشارے سے چپ رہنے کا حکم دیا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ مزید کوئی بحث نہیں ہوگی۔ بس، شیری نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ واپس اپنی کرسی کی طرف مڑا اور اپنے لیپ ٹاپ کو کھول لیا، جیسے تانی اور اس کی التجا کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ تانی وہیں کھڑی رہ گئی، مکمل طور پر بے بس۔ اس کی سب ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے جانے نہیں دے گا اور اس کا نکاح واقعی اگلے مہینے ہی ہونے والا ہے۔ شیری نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اس کے اپنے والدین اور تانی کے والدین سے بات کرنے کے کچھ دن ہی بعد بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ نکاح کی تقریب اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو ہوگی۔ خاندان میں اس خبر پر خوشی کا ماحول تھا، مگر تانی کے لیے یہ تاریخ ایک تلوار کی طرح تھی جو اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ اس کی تمام تر مزاحمت بے سود رہی تھی۔ اس فیصلے کے بعد شیری چھیڑ چھاڑ اور نرم مگر واضح اشاروں سے تانی کو بے چین کرتا تھا۔ تانی کچن میں ناشتے کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ شیری خاموشی سے پیچھے آیا۔ تانی اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھی۔ شیری نے آہستگی سے چائے کے کپ کے قریب اپنا ہاتھ بڑھایا اور جب تانی نے گرم کیتلی کو کپ پر انڈیلا تو شیری نے انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ خیال رکھنا بیگم، کہیں اپنا ہاتھ نہ جلا لینا۔ تانی کا ہاتھ چائے کی کیتلی پر ہی جم گیا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شیری بس ہلکا سا مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک تھی۔
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तानी ने हकलाते हुए कहा। चाय पी रहा हूँ, शेरी ने इंतहाई सादगी से जवाब दिया, और तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। क्यों, क्या मेरी बेगम को ये भी पसंद नहीं? तानी तेजी से वहाँ से हट गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो बेगम का लफ्ज़ हजम नहीं कर पा रही थी। ये एक ऐसा खिताब था जो शेरी ने अब अक्सर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ख़ास तौर पर जब वो दोनों अकेले होते। अगले दिन तानी अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। शेरी दरवाजे पर खड़ा हो गया, हाथ बांधे और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तानी को एहसास हुआ तो वो परेशान होकर किताब बंद करने लगी। क्यों बंद कर दिया? शेरी ने पूछा। ये मेरी शरीक हयात की पढ़ाई है, मुझे भी दिलचस्पी है। वो अंदर आया और तानी के बिल्कुल सामने कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी को उसके करीब खींच लिया। तानी का सांस रुक गया। देखो, शेरी ने अपनी नज़रें उसकी किताब पर रखते हुए कहा, आइंदा माह से तो मैं तुम्हें वैसे ही भी ज़्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाला। बेहतर है तुम मेरी आदत डाल लो। उसके बाद शेरी ने किताब का सफ़ा खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे वो अब वहीं बैठा रहेगा। तानी बेबसी से उसे घूर रही थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। शेरी की ये मुसलसल हाजिरी और नर्म दबाव तानी को हर लम्हा एहसास दिला रहा था कि वो अब मुकम्मल तौर पर उसके दायरा इख्तियार में आ चुकी है। उसकी हर छेड़छाड़ सिर्फ एक याद दहानी थी कि निकाह की तारीख करीब आ चुकी है। तानी ने शेरी का सामना करने से गुरेज करना शुरू कर दिया। शेरी का नया, नर्म और छेड़ने वाला अंदाज उसे उसके गुस्से वाले रवैये से भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या चाहता है, और उसका ये अचानक बदलाव उसे मज़ीद उलझा रहा था। उसने एहतियात बरतना शुरू कर दी और कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रहे और शेरी की नज़रों से दूर रहे। एक दिन तानी और हारिस लॉन में एक मामूली सी बात पर लड़ रहे थे। तानी हारिस को किसी बात पर डांट रही थी, जब हारिस ने गुस्से में आकर अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लिया। बस करें अपिया, हारिस ने मुंह बिसोरते हुए कहा। अब शादी हो रही है ना आपकी शेरी भाई से, तब आपको पता चलेगा कि कैसे तमीज़ से बात करते हैं। ये अल्फाज सुनते ही तानी का दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। उसके दिल में एक अचानक दुख और उदासी की लहर दौड़ गई। हारिस ने तो सिर्फ छेड़ा था, मगर इस बात ने उसे अपने मुस्तकबिल के खौफनाक एहसास से दो चार कर दिया। उसका गुस्सा फौरन ख़त्म हो गया और वो अफसुर्दगी से ज़मीन देखने लगी। शेरी, जो लाउंज के दरवाजे के करीब खड़ा था और उनकी लड़ाई सुन रहा था, उसने हारिस के अल्फाज तो साफ सुने। शेरी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती आई, लेकिन फिर उसने इरादतन अपने तासुरात को नरम किया। वो आहिस्तगी से उनके करीब आया। तानी ने उसे देखा तो फौरन चुप हो गई और घबराकर एक कदम पीछे हट गई। शेरी ने तानी की आंखों में देखा। उसके चेहरे की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए उसने बहुत आहिस्तगी और प्यार से पूछा, तानी, तुम मेरे साथ आइसक्रीम लेने चलोगी? तानी एकदम चौंक गई। आइसक्रीम? और शेरी? उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी की झलक आई कि उसे अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने को मिलेगी, मगर अगले ही पल उसे हैरत हुई कि क्या वाकई शेरी उससे ऐसे पूछ रहा है। शेरी ने हारिस की तरफ देखा, जो अभी तक हैरत से इन दोनों को देख रहा था। और सुन हारिस, शेरी ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतवार को मैं तानी को मूवी दिखाने भी ले जा रहा हूँ। अब सिर्फ यही मज़े करेगी, तुम अपना काम करो। हारिस ने हैरत से आंखें फाड़कर तानी और शेरी को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शेरी है। तानी भी हैरान खड़ी थी। शेरी का ये अचानक बदलता हुआ रवैया उसके लिए बिल्कुल नया था। शेरी ये सब तानी के लिए कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि तानी इस रिश्ते से और ख़ास तौर पर उससे खौफज़दा है। इसलिए उसका मकसद तानी को ये यकीन दिलाना था कि वो उसके लिए सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि खुशी और हिफाजत का ज़रिया भी बन सकता है, ताकि तानी आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को कबूल कर सके। चलो तानी, शेरी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तानी ने अब भी हैरत में डूबी लेकिन थोड़े से सुकून के साथ कहा, मैं नहीं जा सकती। वो झिझक महसूस कर रही थी। उसे शेरी के इस अंदाज की आदत नहीं थी। अपिया, ये आप क्या कह रही हैं? हारिस को हैरत हुई। शेरी भाई, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। चलें हम दोनों चलते हैं, इनके लिए ले आएंगे। हारिस की इस हरकत पर शेरी को हंसी आई और तानी हारिस को घूर कर रह गई। चलो साले साहब, तुम ही चल लो। दिन यूं ही गुजर गए थे जैसे तेज़ रफ्तारी से बहते दरिया का पानी। तानी ने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था
और फिर निकाह का दिन आ गया। तानी अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। सुर्ख और सुनहरी रंग का लिबास, कीमती जेवरात और नाजुक मेकअप उसे किसी शहजादी का रूप दे रहा था, और वो सजी संवरी खामोश बैठी थी। दिमाग में हजारों सोचें गर्दिश कर रही थीं। वो अपनी हालत समझने से खुद कासिर थी। एक तरफ बचपन से लेकर अब तक शेरी का सख्त और डरा देने वाला रवैया था, और दूसरी तरफ पिछले दिनों की वो नरम छेड़छाड़ भरी तवज्जो। खौफ और एक अजीब सी बेयकीनी उसके पूरे वजूद पर छाई हुई थी। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, इतना कि उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास मौजूद लोग भी उसकी धड़कन को सुन सकते होंगे। बाहर से लोगों के हंसने, मुबारकबाद देने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने हाथ बढ़ाकर ठंडे पसीने से तर अपने हाथ को छुआ और आहिस्तगी से मुट्ठी भींच ली। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और समीरा बेगम रेहाना बेगम के साथ अंदर आईं। उनके चेहरों पर इत्मीनान और खुशी थी। मेरी गुड़िया, रेहाना बेगम ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। समीरा बेगम ने तानी का हाथ नरमी से पकड़ा और उसे उठने का इशारा किया। तानी एक बेजान गुड़िया की तरह उठी और अपनी माँ का सहारा लेकर इस कमरे से बाहर निकल गई। तानी समीरा बेगम के साथ कमरे से बाहर निकली और जहाँ निकाह की तकरीब मुनक्किद हो रही थी वहाँ पहुँची। दुल्हन के लिए मखसूस जगह पर बैठते ही तानी की नज़रें खुद ब खुद शेरी पर पड़ी, जो कारी साहब के करीब बैठा था। कारी साहब ने निकाह के खुतबे का आगाज़ किया और चंद लम्हों बाद तानी के कानों में वो जुमला गूंजा, क्या आपको शेरी बिन कासिम का निकाह कबूल है? उसके वालिद ने हल्का सा इशारा किया और बेबसी और घबराहट के आलम में तानी की आवाज़ हलक से निकली, कबूल है। रस्म पूरी हुई, मुबारक सलामत का सिलसिला शुरू हुआ और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ख़ानदान के बड़े खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे और तानी को दुआएं दे रहे थे। इसी खुशी के माहौल में जब सब रुखसत होने के करीब थे तो शेरी अपने वालिद कासिम साहब के करीब आया और झुककर उनके कान में धीमी आवाज़ में कुछ कहा। कासिम साहब ने शेरी की बात सुनकर हैरत से अपनी आंखें बड़ी की और फिर तेज़ी से अपने भाई रहीम साहब की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक गैर मुतवक्का हैरत थी। रहीम साहब ने फ़ौरन शेरी की तरफ रुख किया और परेशानी से पूछा, शेरी बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आज ही रुखसती? शेरी, जो अब भी पुरसुकून था, उसने पूरी महफिल की तरफ देखा और मजबूत लहजे में ऐलान किया, जी चचा जान, अब जब निकाह हो चुका है तो मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा, आज ही रुखसती होगी। पूरी महफिल में खामोशी छा गई। रेहाना बेगम, समीरा बेगम और ख़ुद कासिम साहब हैरान थे। उन्होंने सिर्फ निकाह का सोचा था, रुखसती का नहीं। समीरा बेगम ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मगर बेटा, सामान, तैयारी, तानी? शेरी ने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी सब तैयारी है, मुझे किसी सामान की ज़रूरत नहीं। और तानी, वो मेरी बीवी है, उसे मज़ीद रुखसती के लिए इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। उसने समीरा बेगम की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। तानी के होश उड़ गए। वो जहाँ बैठी थी वहीं साख्त हो गई। उसने सदमे से शेरी की तरफ देखा। उसने सिर्फ अगले माह निकाह का कहा था, रुखसती का नहीं। अब जब वो दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे, ख़ानदान का कोई भी फर्द शेरी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। थोड़ी देर की बेचैनी और आंसुओं के बाद समीरा बेगम ने रोते हुए तानी को गले लगाया और रुखसती की रस्म पूरी हुई। शेरी ने तानी का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। अंदर आते ही शेरी ने दरवाज़ा बंद किया। तानी ने गुस्से से शेरी की तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खौफ की बजाय पहली बार शदीद गुस्सा था। आपने ये क्या किया है? तानी ने अपने लिबास को संभालते हुए गुस्से से पूछा। उसकी आवाज़ अब कमज़ोर नहीं थी। आपने सिर्फ निकाह का कहा था, रुखसती आज क्यों? मैं तैयार नहीं थी। शेरी ने इत्मीनान से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही फातिहाना गहरी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी ये बात ठीक है, शेरी ने सर्द लहजे में कहा, मगर अब तुम मेरी बीवी हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस रात मज़ीद मेरे कमरे से बाहर रहो। उसके आखिरी लफ्ज़ में वही काबिज़ ज़ोर था जो उसकी सारी सख्ती की जड़ था। शेरी की आंखों की गहराई में मौजूद चमक तानी को ये बावर करवा रही थी कि अब सिर्फ वो इस पर हक रखता है। तानी के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था। वो बस शेरी को देखती रह गई। उसके चेहरे पर खौफ, गुस्सा और बेबसी के मिले जुले तासुरात थे। शेरी की बात ने उसके अंदर की सारी मुज़ाहमत ख़त्म कर दी थी। दूसरे ही लम्हे शेरी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। शेरी, नहीं,
प्लीज़, तानी घबरा कर पीछे हुई। शेरी उसके मज़ीद करीब आया। क्यों नहीं? उसने धीमे लहजे में पूछा। मैं तैयार नहीं हूँ अभी, तानी ने हकलाते हुए कहा। तानी की कमर दीवार से टकराई। अब पीछे हटने का मज़ीद कोई रास्ता नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर शेरी के हिसार में आ चुकी थी। शेरी तानी पर झुका और उसने खौफ से आंखें भींच लीं। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि वो धड़कन को खुद महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब शेरी अपना सारा गुस्सा और मिल्कियत इस पर जाहिर कर देगा, मगर जो हुआ वो तानी की तवक्का के बरक्स था। शेरी ने उसके माथे पर बोसा दिया, जो बिल्कुल नर्म और धीमा था। उसने अपना माथा तानी के माथे से टकराया और नरमी से पूछा, अभी भी नहीं तैयार? तानी ने हैरत से आंखें खोली और शेरी की गहरी आंखों में देखा। उन आंखों में अब किसी भी किस्म की सख्ती नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और परवाह थी। शेरी ने अपना चेहरा थोड़ा सा हटाया और उसके दाएं गाल पर बोसा दिया। फिर वही नरमी से पूछा, अब भी नहीं तैयार? तानी खामोश रही। उसका चेहरा अब गुस्से की बजाय हैरत के तासुरात दे रहा था। उसकी सांसों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। फिर शेरी ने इसी तरह उसके बाएं गाल पर बोसा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से पूछा, अब भी नहीं तैयार? जब शेरी आहिस्ता से उसके होठों पर झुकने लगा तो तानी का सारा गुस्सा और नाराजगी हवा हो गई। उसके चेहरे पर एक दमक आई और वो शर्म से सर झुकाकर हंस दी। शेरी प्लीज़, उसने शरारत और शर्म के मिले जुले एहसास से कहा। शेरी ने अपना दिल थामा। उसने तानी की हंसी और उसकी शर्म को महसूस किया। उसका चेहरा भी एक गहरी खुशगवार मुस्कुराहट से भर गया। हाय मेरी हसीन बीवी, शेरी ने जज्बाती अंदाज में कहा। उसने उसे मजबूती से मगर प्यार से अपने हिसार में ले लिया था और तानी शर्म से चूर होती उसके महफूज हिसार में खुद को जैसे पूरी दुनिया से छुपा गई थी। मोहतरम व्यूवर्स, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।